Hello students, I welcome to all of you in lecture series on Java programming organized by SoftPro India Lucknow. And myself Brajesh Misra, the senior consultant in SoftPro India Lucknow. तो डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ जावा कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। उसके बाद में फिर हमने आपको जावा प्रोग्रामिंग के लिए प्री रिक्विजिट बताई थी कि अगर आप जावा प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो आपके सिस्टम पर जेडीके अवेलेबल होना चाहिए। जेडीके क्या है? जावा डेवलपमेंट किट। अगर आप अपने सिस्टम पर जेडीके इंस्टॉल करते हैं तो आपके सिस्टम पर जावा कंपाइलर, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट और जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन अवेलेबल हो जाएगा। तो कल के सेशन में जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने आपको जेडीके का इंस्टॉलेशन बताया था। फिर हमने आपको जावा कंपाइलर का पाथ सेट करना बताया था। जावा कंपाइलर का पाथ सेट करना क्यों जरूरी होता है? जिससे कि हम कमांड प्रॉम्प्ट से जावा कंपाइलर को एक्सेस कर सकें। इसके बाद में फिर हमने आपको जावा प्रोग्राम क्रिएट करना बताया था कि अगर आप जावा प्रोग्राम बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एडिटर सेलेक्ट करना होता है। तो एडिटर सेलेक्ट करना होता है, उसके बाद में फिर आपको कोड लिखना होता है, प्रोग्राम फाइल को डॉट जावा एक्सटेंशन से सेव करना होता है। फिर हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये स्टेप्स थे टू क्रिएट अ जावा प्रोग्राम। फिर हमने आपको जावा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर बताया था कि किस तरीके से हम जावा प्रोग्राम में क्लास क्रिएट करते हैं, किस तरीके से हम मेन मेथड क्रिएट करते हैं और अपना प्रोग्राम बनाते हैं। इसके अलावा प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया कि जावा में हम यूजर से इनपुट कैसे ले सकते हैं, राइट? तो ये टॉपिक्स थे जिनको हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया। अब आज के लेक्चर का क्या एजेंडा है, आज हम क्या सीखने वाले हैं? तो आज भी सीखने के लिए बहुत कुछ है। जावा प्रोग्रामिंग में बहुत कुछ सीखने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में हम आपको इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड कुछ और प्रोग्राम्स बताएंगे, कुछ और एग्जाम्पल्स बताएंगे, कुछ और लॉजिक्स बताएंगे। उसके बाद में हम आपको डिसीजन कंट्रोल्स के बारे में बताएंगे कि डिसीजन कंट्रोल क्या होता है, डिसीजन कंट्रोल का पर्पज क्या है, डिसीजन कंट्रोल की इंपॉर्टेंस क्या है। और फिर हम डिसीजन कंट्रोल में इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, लैडर इफ एल्स स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट के बारे में बताएंगे विद एग्जाम्पल, विद प्रैक्टिकल। तो आज का सेशन भी बहुत ही कमाल का होने वाला है। तो आप आज के इस लेक्चर को प्रॉपरली, सीरियसली अटेंड करिए अगर आप जावा प्रोग्रामिंग एक बेहतरीन ढंग से सीखना चाहते हैं। देखिए, आपको इसके लिए एफर्ट करना होगा, आपको समय देना होगा और जो भी कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं उनको आपको सीखना होगा। जो भी प्रोग्राम्स बताए जाते हैं उन प्रोग्राम्स को डेवलप करना होगा। जो भी टास्क दिए जाते हैं उन टास्क को कंप्लीट करना होगा। तो इफ you are
रियली वांट टू लर्न द जावा प्रोग्रामिंग, तो आपको भी मेहनत करनी होगी, क्योंकि जावा प्रोग्रामिंग इज अ वेरी वास्ट प्रोग्रामिंग, बहुत ही वास्ट है। जावा इज जस्ट लाइक द ओशियन, राइट? और इट इज अ वेरी वेरी पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने आपको बताया कि जावा इज वन लैंग्वेज, वन प्लेटफॉर्म एंड लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। अगर एक बार आप बिल्कुल मेहनत से, लगन से जावा प्रोग्रामिंग को सीख लेते हैं तो आपकी लाइफ बन सकती है, बदल सकती है, बेहतरीन हो सकती है। यू कैन गेट अ गुड जॉब, यू कैन गेट अ गुड पैकेज। तो बॉस, अगर आपको सीखना है तो आपको हमारे कहे के अनुसार चलना होगा, हमें फॉलो करना होगा, तभी आप कॉन्सेप्ट को सीख पाएंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज सबसे पहले हम कुछ और प्रोग्राम्स को डिस्कस करेंगे। आज सबसे पहले हम कुछ और प्रोग्राम्स को डिस्कस करेंगे जो कि इनपुट आउटपुट से रिलेटेड होंगे। तो आइए सबसे पहले हम आपको एक प्रोग्राम बताते हैं जो कि इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड होगा। ओके, तो सबसे पहले मैं प्रोग्राम का पर्पज बताना चाहूंगा। ओके, जो प्रोग्राम हम बनाने वाले हैं उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या करेंगे उस प्रोग्राम में, यह जानना हमें जरूरी है। और उसका लॉजिक कैसे डेवलप करेंगे उसके बारे में भी हम सीखेंगे। तो आज लेक्चर के स्टार्टिंग में हम जो प्रोग्राम बताने वाले हैं उसका पर्पज है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। प्रोग्राम का पर्पज हमने आपको बताया कि राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। क्यूबाइड क्या होता है? क्यूबाइड इज अ शेप। ओके, ये कुछ इस तरीके का होता है। मैं यहां पर डिजाइन करके बता देता हूं, लाइक दिस। इस तरीके का एक सॉलिड होता है क्यूबाइड। क्यूबाइड में 3 साइड्स होती हैं, लेंथ होती है, विड्थ होती है और हाइट होती है। लेंथ, विड्थ एंड हाइट, 3 साइड्स होती हैं क्यूबाइड की। ओके, और क्यूबाइड का हम वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? क्यूबाइड का वॉल्यूम निकालने के लिए हम एक फार्मूला यूज करते हैं। फार्मूला होता है V इक्वल टू L मल्टीप्लाइड बाई B मल्टीप्लाइड बाई H। सो दिस इज द फार्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। अब अगर आपको सरफेस एरिया निकालना है, अगर आपको क्यूबाइड का सरफेस एरिया निकालना है तो उसके लिए भी फार्मूला है उसके लिए SA मीन्स सरफेस एरिया इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई L मल्टीप्लाइड बाई B प्लस B मल्टीप्लाइड बाई H प्लस H मल्टीप्लाइड बाई L। राइट? तो हमने आपको वॉल्यूम और सरफेस एरिया निकालने के लिए जो हम फार्मूला यूज कर रहे हैं उसके बारे में हमने आपको बताया। अब देखिए, सबसे पहले अगर आप प्रोग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले आपको यह पता करना होता है, माय डियर स्टूडेंट,
कि उस प्रोग्राम को बनाने के लिए कितने वेरिएबल की जरूरत होगी। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स आर वैल्यू कंटेनर्स। वेरिएबल्स आर वैल्यू कंटेनर्स एंड दे क्रिएट स्पेस इन मेमोरी। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों ये जो फार्मूले हैं, अगर हम इन फार्मूलों को देखें तो हमें पता चलेगा कि हमें इस प्रोग्राम को बनाने के लिए 5 वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। तो हम इंटीजर टाइप के 5 वेरिएबल लेंगे, L, B, H, V एंड ऐसे। इन 5 वेरिएबल्स की हमें रिक्वायरमेंट होगी। ओके, तो चलिए इस प्रोग्राम को हम लोग डेवलप करते हैं, लॉजिक डेवलप करते हैं और सीखते हैं, एक बार दोबारा से सीखते हैं कि किस तरीके से हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं। तो प्रोग्राम डेवलप करेंगे। प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए सबसे पहले हम कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करेंगे। सबसे पहले हम कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद होगा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक फोल्डर बनाया था। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक फोल्डर बनाया था ई ड्राइव में, और फोल्डर का नाम था जावा प्रॉक्स। वो फोल्डर हमारे लिए वर्क स्पेस का काम कर रहा है, और जितने भी प्रोग्राम हम डेवलप करेंगे उन सभी प्रोग्राम को हम जावा प्रॉक्स फोल्डर के अंदर सेव करेंगे। तो हमने यहां पर ई लिखा, ई के बाद कॉलन लगाया और हमने डी ड्राइव से ई ड्राइव में स्विच कर लिया। सी ड्राइव से ई ड्राइव में हमने स्विच कर लिया। अब ई ड्राइव में हमारा फोल्डर है जावा प्रॉक्स फोल्डर, तो उस फोल्डर को हम ओपन करेंगे। राइट। जावा प्रॉक्स फोल्डर में हम लोगों ने अपने प्रोग्राम रखे हैं, प्रोग्राम्स बनाए हैं, तो हम यहां पर ओपन करेंगे जावा प्रॉक्स फोल्डर। तो हमने यहां पर cd कमांड यूज किया फॉर द चेंज डायरेक्टरी, cd जावा प्रॉक्स। तो हमारा फोल्डर ओपन हो चुका है। कल हमने प्रीवियस लेक्चर में 2 प्रोग्राम्स आपको बताए थे। राइट। अब हम एक प्रोग्राम बनाएंगे टू फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। तो इसके लिए हम नोटपैड एडिटर ओपन करेंगे। तो हमने यहां पर लिखा नोटपैड p3.java, नोटपैड p3.java। तो यहां पर एक अलर्ट मैसेज आएगा कि कैन नॉट फाइंड द p3.java फाइल, डू यू वांट टू क्रिएट ए न्यू फाइल। तो इस केस में हम प्रेस करेंगे यस। ओके, प्रोग्राम फाइल ओपन हो चुकी है। सबसे पहले हम प्रोग्राम का पर्पज लिखेंगे। तो पर्पज लिखने के लिए हम कमेंट यूज करेंगे। कमेंट वो स्टेटमेंट होता है जिसको कंपाइलर रीड नहीं करता है। कमेंट हम क्यों लिखते हैं? जिससे कि हम प्रोग्राम को अंडरस्टेबल बना सकें। तो चलिए प्रोग्राम का पर्पज लिखते हैं और राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। Write a program to find volume and surface area of cuboid. Okay.
अब देखिए इस प्रोग्राम में हमें यूजर से इनपुट भी लेना है। इस प्रोग्राम में हमें यूजर से इनपुट भी लेना है। तो अगर आपको यूजर से इनपुट लेना होता है तो आप स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। स्कैनर क्लास कहां पर मिलती है? तो स्कैनर क्लास इज अवेलेबल इन java.util पैकेज। java.util पैकेज। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे java.util पैकेज को। तो इसके लिए हमने इंपोर्ट कीवर्ड यूज किया, इंपोर्ट java.util.scanner, java.util.scanner। फाइन। तो java.util पैकेज से हम स्कैनर क्लास को कॉल कर रहे हैं, स्कैनर क्लास को हम बुला रहे हैं, राइट। अब आइए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सबसे पहले प्रोग्राम बनाते वक्त सबसे पहले आपको क्लास क्रिएट करनी होती है। तो हमने यहां पर एक क्लास क्रिएट की, क्लास का नाम हमने दिया P3। अब एक कॉन्सेप्ट मैं आपको और बताना चाहता हूं। यहां पर हमारी जो प्रोग्राम फाइल है उसका नाम है p3.java और यहां पर हमने क्लास भी क्रिएट की है, क्लास का नाम हमने दिया है P3। तो क्या हमें फाइल का नाम और क्लास का नाम सेम ही रखना चाहिए? क्या हमें फाइल का नाम और क्लास का नाम सेम ही रखना चाहिए? नो, दिस इज नॉट मैंडेटरी एट ऑल। यह मैंडेटरी नहीं है कि हम फाइल का नाम और क्लास का नाम सेम रखें। हम इनको डिफरेंट भी रख सकते हैं। बस आपको फिर यह ध्यान रखना होगा, कि फाइल को जब हम कंपाइल करेंगे, प्रोग्राम को जब हम कंपाइल करेंगे तो फाइल के नेम से कंपाइल करेंगे, और जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो मेन मेथड के क्लास के नाम से हम रन करेंगे। प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे फाइल के नेम से और रन करेंगे मेन मेथड के क्लास के नेम से, राइट। तो प्लीज आप लोग अपने मन में यह डाउट मत रखिएगा कि क्लास का नेम और फाइल का नेम सेम ही होना चाहिए। आप दोनों के नेम डिफरेंट रख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहां पर क्लास क्रिएट किया और क्लास का नाम हमने दिया क्यूबाइड। अब इस क्यूबाइड क्लास में हम मेन मेथड क्रिएट करेंगे। तो मेन मेथड कैसे क्रिएट करते हैं? डियर स्टूडेंट, मेन मेथड को क्रिएट करने के लिए हम लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। और प्रीवियस लेक्चर में हमने इस मेन मेथड को एक्सप्लेन किया था, राइट। तो हमने यहां पर राइट किया कोड और लिखा पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और इस मेन मेथड में हमने स्ट्रिंग टाइप की अरे पास की। ओके, तो मेन मेथड क्रिएट हो गया है। अब हमें क्या करना है? अब इस प्रोग्राम में हम जितने भी वेरिएबल यूज करने वाले हैं उन सभी वेरिएबल्स को हम डिक्लेयर करेंगे। तो हमने यहां पर वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, इंट टाइप के 5 वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे। अभी हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था
तो वी रिक्वायर्ड द 5 वेरिएबल्स टू मेक दिस प्रोग्राम। तो हम यहां पर 5 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हैं, इंट टाइप एल, कामा बी, कामा एच, कामा वी एंड कामा एस ए। एल लेंथ के लिए हम यूज कर रहे हैं, बी विड्थ के लिए यूज कर रहे हैं, एच हाइट के लिए यूज कर रहे हैं, वी वॉल्यूम के लिए यूज कर रहे हैं और ऐसे सरफेस एरिया के लिए यूज कर रहे हैं। अब इस प्रोग्राम में हमें वैल्यू यूजर से इनपुट करानी है। अब इस प्रोग्राम में हमें यूजर से वैल्यू इनपुट करानी है, तो हमें स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। चलिए हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो हमने यहां पर लिखा स्कैनर इज द क्लास नेम, sc दिस इज द वेरिएबल नेम, इक्वल टू न्यू स्कैनर। और जब आप स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो आप यहां पर system.in पास करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब हम इस प्रोग्राम में LBH की वैल्यू यूजर से इनपुट कराएंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर एक मैसेज देंगे कि इंटर लेंथ, विड्थ एंड हाइट ऑफ क्यूबाइड। तो मैसेज देने के लिए या आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए हम यूज करते हैं system.out.println। राइट, system.out.println। यहां पर सिस्टम एक प्री डिफाइंड क्लास है, आउट ऑब्जेक्ट है, println मेथड है। system.out.println का यूज हम आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए करते हैं। तो हमने यहां पर एक मैसेज दिया, इंटर लेंथ, कामा विड्थ एंड हाइट ऑफ क्यूबाइड। ठीक है, इंटर लेंथ, विड्थ एंड हाइट ऑफ क्यूबाइड। नाउ यूजर विल इनपुट द लेंथ, विड्थ एंड हाइट। तो लेंथ को हम L वेरिएबल में स्टोर करेंगे और L वेरिएबल जो है वो इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। तो इंटीजर टाइप की वैल्यू इनपुट कराने के लिए हम स्कैनर क्लास का नेक्स्ट इंट मेथड यूज करते हैं। तो हमने यहां पे लिखा L इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। नेक्स्ट इंट जो मेथड आप यूज करेंगे उसमें नेक्स्ट का n स्मॉल होगा और इंट का i कैपिटल होगा। तो जिस तरीके से हमने लेंथ की वैल्यू इनपुट कराई है, सेम वैसे ही हम विड्थ की वैल्यू इनपुट कराएंगे और हाइट की वैल्यू इनपुट कराएंगे। तो नेक्स्ट लाइन में हमने लिखा b इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, विड्थ की वैल्यू इनपुट हो गई। फिर हमने यहां पे लिखा h इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। तो इस प्रकार से हमने L की वैल्यू, B की वैल्यू और H की वैल्यू यूजर से इनपुट करा ली। अब हमें क्या करना है, हमें वॉल्यूम निकालना है और सरफेस एरिया निकालना है। आप यहां पर देख सकते हैं कि हमने वॉल्यूम और सरफेस एरिया का फार्मूला आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो इन्हीं फार्मूलाज को हम यूज करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले वॉल्यूम निकालेंगे। तो हमने यहां पे लिखा V इक्वल टू L B
h, l multiplied by b multiplied by h. ओके ओके स्टूडेंट्स, अब हम सरफेस एरिया निकालेंगे। तो सरफेस एरिया के लिए हमने लिखा SA इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई L मल्टीप्लाइड बाई B प्लस B मल्टीप्लाइड बाई H प्लस H मल्टीप्लाइड बाई L। तो इस तरीके से हम वॉल्यूम और सरफेस एरिया की वैल्यू को फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हमें वॉल्यूम और सरफेस एरिया की वैल्यू को प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन का यूज करेंगे। तो हमने यहां पर लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, ब्रैकेट में डबल कोट्स के अंदर हमने एक मैसेज दिया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू प्लस, और हमने लिखा V प्लस V। ओके, तो जानते हो इसमें क्या होगा? इसमें मैसेज आएगा सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू, और फिर B की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। यहां पर जो प्लस ऑपरेटर है, इसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि ये जो प्लस ऑपरेटर है ये कॉन्केटनेशन के लिए यूज किया जाता है। मैसेज को वैल्यू से अटैच करने के लिए, मैसेज को वैल्यू से अटैच करने के लिए हम प्लस ऑपरेटर का यूज करते हैं, और प्लस ऑपरेटर यहां पर कॉन्केटनेशन के लिए यूज किया जाता है। तो वॉल्यूम की वैल्यू हमने प्रिंट कर दी। अब हम सरफेस एरिया की वैल्यू प्रिंट करेंगे। तो फिर हमने यूज किया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू प्लस SA, और फिर हमने यहां पर मेन मेथड को क्लोज किया और क्लास को क्लोज किया। सो नाउ प्रोग्राम इज डन, प्रोग्राम इज डन। अब हम इस प्रोग्राम को सेव करेंगे। सेव करने के बाद इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करके रन करेंगे। तो आइए प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। कंपाइलेशन के लिए हम यहां कमांड प्रॉम्प्ट पर जावा कंपाइलर को कॉल करेंगे। तो हमने यहां पर कॉल किया जावा सी। जावा सी किसे कंपाइल करना है? p3.java को, p3.java को कंपाइल करना है। तो नाउ प्रोग्राम इज कंपाइल्ड। अब हमें प्रोग्राम को रन करना है। तो प्रोग्राम को रन करने के लिए, प्रोग्राम को रन करने के लिए हम रन कैसे करते हैं? विद द क्लास नेम, विद द क्लास नेम। तो हमने यहां पर लिखा जावा, क्लास क्या दिया था हमने? क्लास का नेम क्यूबाइड। तो जावा क्यूबाइड। प्रोग्राम रन हो गया और मैसेज आया इंटर लेंथ, विड्थ एंड हाइट ऑफ क्यूबाइड। तो सबसे पहले हमने लेंथ की वैल्यू इनपुट किया 10, फिर हमने विड्थ की वैल्यू इनपुट किया 5, फिर हमने हाइट की वैल्यू इनपुट किया 4। सो इट डिस्प्ले the volume of cuboid equal to 200 and surface area of cuboid equal to 220। ओके, तो इस प्रोग्राम में भी हमने इनपुट और आउटपुट का यूज किया। नाउ दिस इज द टाइम, नाउ दिस इज द टाइम टू डिस्कस अबाउट द डिसीजन कंट्रोल्स इन जावा। डिसीजन कंट्रोल्स इन जावा। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को जो ये प्रोग्राम मैंने आपको बताया है आपको समझ में आया होगा और आप इस प्रोग्राम को खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब हम आपको पढ़ाने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डिसीजन कंट्रोल्स इन जावा।
तो देखिए डिसीजन कंट्रोल क्या होता है। व्हाट इज द डिसीजन कंट्रोल? डिसीजन कंट्रोल, राइट। तो डिसीजन कंट्रोल्स, डिसीजन का मतलब होता है निर्णय लेना। डिसीजन का मतलब होता है निर्णय लेना, राइट। तो डिसीजन कंट्रोल्स इन जावा इज यूज्ड फॉर द डिसीजन मेकिंग। डिसीजन कंट्रोल्स इन जावा आर यूज्ड फॉर द डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के लिए यूज करते हैं। सो यू कैन सी हियर डिसीजन कंट्रोल्स in Java are used for decision making। निर्णय लेने के लिए हम डिसीजन कंट्रोल्स का यूज करते हैं। और जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देयर आर मैनी डिसीजन कंट्रोल्स। सो इन जावा प्रोग्रामिंग देयर आर following types of decision control। right, in Java programming language there are following types of decision control। तो पहला जो डिसीजन कंट्रोल है जिसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं वो है इफ स्टेटमेंट, ठीक है। दूसरा डिसीजन कंट्रोल है इफ इल्स स्टेटमेंट। तीसरा डिसीजन कंट्रोल है लैडर इफ इल्स स्टेटमेंट। और चौथा डिसीजन कंट्रोल है स्विच स्टेटमेंट, ठीक है। सो दीज आर द डिसीजन कंट्रोल्स इन जावा। तो डिसीजन कंट्रोल्स इन जावा are used for decision making। In Java programming language there are following types of decision controls। What are those? If statement, if else statement, ladder if else statement और switch statement। अब इनको हम वन बाय वन इनके बारे में सीखेंगे और इनका यूज करके हम प्रोग्राम भी डेवलप करेंगे। इनका यूज करके हम प्रोग्राम भी डेवलप करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं अबाउट इफ स्टेटमेंट। तो देखिए इफ स्टेटमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि इफ इज अ कीवर्ड। इफ इज अ कीवर्ड, इफ एक कीवर्ड है which works as decision control। which works as decision control, जो डिसीजन कंट्रोल की तरह काम करता है। ओके, हम इफ के साथ एक कंडीशन अटैच करते हैं। हम इफ के साथ एक कंडीशन अटैच करते हैं। अगर दी गई कंडीशन ट्रू होती है तो कोड एग्जीक्यूट होता है, और अगर दी गई कंडीशन फॉल्स होती है तो कोड एग्जीक्यूट नहीं होता है। ओके, तो इसके बारे में मैं राइट करके भी बता देता हूं। तो हमने यहां पे लिखा इफ इज अ कीवर्ड which works as decision control, which works as decision control। इफ एक कीवर्ड है जो डिसीजन कंट्रोल की तरह काम करता है, इट इज यूज्ड if is a keyword which works as decision control, we attach a condition, we attach a condition with if statement, with if statement, we attach a condition with if statement। if given condition is true,
if given condition is true, then if block code will executed। हम if के साथ एक कंडीशन अटैच करते हैं, अगर दी गई कंडीशन ट्रू है देन if block code will executed, then if block code will executed, तो if block का कोड एग्जीक्यूट होगा। एंड if given condition is false, if given condition is false, then code will not executed, then code will not executed, तो कोड एग्जीक्यूट नहीं होता है, राइट। तो इफ इज अ कीवर्ड, इफ इज अ कीवर्ड विच वर्क्स एज डिसीजन कंट्रोल। हम इफ के साथ एक कंडीशन अटैच करते हैं, अगर दी गई कंडीशन ट्रू होती है तो इफ ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट होता है, और अगर दी गई कंडीशन फॉल्स होती है तो कोड एग्जीक्यूट नहीं होता है। अब इसका सिंटैक्स देख लीजिए कि इफ का कोड में हम कैसे यूज करते हैं। तो सिंटैक्स बताना चाहूंगा। तो यहां पर हम लिखते हैं इफ, और इफ के साथ पैरेंथेसिस के अंदर हम कंडीशन देते हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये कोड इफ ब्लॉक का एग्जीक्यूट होता है, और अगर दी गई कंडीशन फॉल्स होती है, अगर दी गई कंडीशन फॉल्स होती है तो कोड एग्जीक्यूट नहीं होता है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट इफ स्टेटमेंट, दिस इज ऑल अबाउट इफ स्टेटमेंट। ओके, अब हम बात करेंगे इफ इल्स स्टेटमेंट के बारे में। अच्छा, अभी आपने देखा कि इफ के केस में क्या है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो कोड एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इफ के केस में कोड तभी एग्जीक्यूट होगा जब दी गई कंडीशन ट्रू है, अगर दी गई कंडीशन फॉल्स है तो कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब हम बात करेंगे इफ इल्स स्टेटमेंट के बारे में। अब हम बात करेंगे इफ इल्स स्टेटमेंट के बारे में। तो देखिए इफ इल्स स्टेटमेंट क्या होता है। इफ इल्स स्टेटमेंट, ओके, इफ इल्स स्टेटमेंट क्या होता है। तो इफ इल्स इज द वेरिएशन ऑफ इफ स्टेटमेंट। इफ इल्स स्टेटमेंट इज द वेरिएशन ऑफ इफ स्टेटमेंट। यह इफ स्टेटमेंट का वेरिएशन है, एक बड़ा रूप है। अभी आपने देखा कि इफ के केस में अगर कंडीशन ट्रू है तभी कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, अगर कंडीशन फॉल्स है तो कोड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, राइट। तो इफ इल्स स्टेटमेंट में फॉल्स के लिए भी प्रोविजन है। इफ इल्स स्टेटमेंट में हम इफ के साथ कंडीशन को अटैच करते हैं, अगर दी गई कंडीशन ट्रू होती है तो इफ ब्लॉक कोड एग्जीक्यूट होता है, और अगर दी गई कंडीशन फॉल्स होती है तो इल्स ब्लॉक कोड एग्जीक्यूट होता है, तो इल्स ब्लॉक कोड एग्जीक्यूट होता है। ओके, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इफ इल्स इज द वेरिएशन ऑफ इफ स्टेटमेंट। इफ इल्स इज द वेरिएशन ऑफ इफ स्टेटमेंट। इफ इल्स जो है वो इफ स्टेटमेंट का वेरिएशन होता है।
we attach a condition with if statement. We attach a condition with if statement. If given condition is true, then if block code will executed. And if given condition is false, then else block code will executed. राइट? तो इफ एल्स जो है वो इफ स्टेटमेंट का वेरिएशन है. हम इफ स्टेटमेंट के साथ कंडीशन को अटैच करते हैं. अगर दी गई कंडीशन ट्रू होती है तो इफ ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट होता है, और अगर दी गई कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट होता है. अब हम यहां पर देखेंगे सिंटैक्स ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट. सिंटैक्स ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट. सिंटैक्स ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट. ओके, कैसे यूज करते हैं इफ एल्स को? तो हमने यहां पे लिखा इफ के साथ ब्रैकेट में कंडीशन अटैच करेंगे. इफ के साथ ब्रैकेट में कंडीशन अटैच करेंगे. ओके. अब देखिए, अगर यह कंडीशन ट्रू है तो इफ ब्लॉक कोड एग्जीक्यूट होगा. और अगर दी गई कंडीशन फॉल्स है तो एल्स ब्लॉक कोड एग्जीक्यूट होगा. फाइन. तो अगर दी गई कंडीशन ट्रू है, फाइन, तो इफ ब्लॉक कोड एग्जीक्यूट होगा. राइट? और अगर दी गई कंडीशन फॉल्स है तो फिर एल्स ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट होगा. तो आपने देखा कि इफ एल्स में फॉल्स कंडीशन होने पर भी कोड एग्जीक्यूट होता है. कंडीशन ट्रू होने पर इफ ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट होता है, और कंडीशन फॉल्स होने पर एल्स ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट होता है. ठीक है? So this is all about if else statement. ओके. अब हम एक प्रोग्राम के थ्रू देखेंगे कि किस प्रकार से हम इफ एल्स का यूज कर सकते हैं. तो सबसे पहले मैं प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव बताना चाहूंगा. जो प्रोग्राम हम बनाने जा रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव हम आपको सबसे पहले बताएंगे. तो जो प्रोग्राम हम बनाने जा रहे हैं उसका पर्पज है राइट अ जावा कोड टू चेक given number is even or odd. प्रोग्राम का पर्पज है राइट जावा कोड टू चेक गिवन नंबर इज इवन और ऑड. हमें एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हम एक नंबर यूजर से इनपुट कराएंगे और चेक करेंगे कि एंटर किया गया नंबर इवन नंबर है या ऑड नंबर है. इनपुट किया गया नंबर
इवन नंबर है या ऑड नंबर है। ठीक है, ओके। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इवन नंबर्स क्या होते हैं। इवन नंबर्स क्या होते हैं? तो इवन नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं, जो 2 से डिविजिबल होते हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8 एंड etc। ये सभी क्या है? इवन नंबर्स हैं। ये सभी क्या है? इवन नंबर्स हैं। और ऑड नंबर्स क्या होते हैं? ऑड नंबर्स क्या होते हैं? ऑड नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, जैसे कि 3, 5, 7, 9। ये सब कैसे नंबर हैं? ऑड नंबर्स हैं। तो हमें एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें कि हम एक नंबर इनपुट कराएंगे और चेक करेंगे कि इनपुट किया गया नंबर, इंटर किया गया नंबर इवन नंबर है या ऑड नंबर है, इवन नंबर है या ऑड नंबर है। ओके, तो आई होप आप सबको प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव समझ में आया होगा। ओके, एक नंबर इनपुट कराना है और चेक करना है कि वो नंबर इवन नंबर है या ऑड नंबर है। तो इसके लिए हम एक प्रोग्राम फाइल लेंगे। हमने यहां पे लिखा नोटपैड p4.java, p4.java। सबसे पहले हम प्रोग्राम का पर्पज लिखेंगे। सबसे पहले हम प्रोग्राम का पर्पज लिखेंगे। तो क्या है प्रोग्राम का पर्पज? राइट ए प्रोग्राम टू चेक गिवन नंबर, टू चेक गिवन नंबर इज इवन और ऑड। राइट ए प्रोग्राम टू चेक गिवन नंबर इज इवन और ऑड। हमें एक नंबर इनपुट कराना है और चेक करना है कि वो नंबर इवन नंबर है या ऑड नंबर है। तो चूंकि इस प्रोग्राम में हमें एक नंबर इनपुट कराना है, तो इसके लिए हमें स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी। स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, ओके ना? हमें स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहां पर हम इंपोर्ट करेंगे। यहां पर हमने लिखा इंपोर्ट java.util.scanner। ठीक है, अब हम क्लास बनाएंगे। तो हमने यहां पे लिखा क्लास का नेम हमने दिया p4। क्लास का नाम हमने दिया p4। अब इस क्लास के अंदर हम मेन मेथड बनाएंगे। तो क्लास हमने बनाई, क्लास का नेम हमने दिया p4। अब हम मेन मेथड बनाएंगे। तो हमने यहां पे लिखा पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और मेन मेथड में हमने स्ट्रिंग टाइप की अरे पास की। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए हमें एक नंबर यूजर से इनपुट कराना है। तो हमने एक इंट टाइप का वेरिएबल लिया n में हम वो नंबर स्टोर करेंगे जिसे हम चेक करना चाहते हैं कि वो इवन नंबर है या ऑड नंबर है। जिसको हम चेक करना चाहते हैं कि वो इवन नंबर है या ऑड नंबर है। ओके, तो क्या करेंगे? क्या करना होगा? सबसे पहले हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो हमने यहां पे लिखा स्कैनर, दिस इज द क्लास नेम, sc दिस इज द वेरिएबल नेम,
इक्वल टू न्यू स्कैनर, और ब्रैकेट में हमने पास किया सिस्टम डॉट इन, ब्रैकेट में हमने पास किया सिस्टम डॉट इन। अब देखिए, अब हम यूजर से एक नंबर इनपुट कराएंगे। तो एक हमने मैसेज दिया बाय यूजिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, मैसेज में हमने दिया इंटर अ नंबर, ठीक है, इंटर अ नंबर। तो ये मैसेज डिस्प्ले होगा इंटर अ नंबर। नाउ यूजर विल इनपुट द नंबर, नाउ यूजर विल इनपुट द नंबर एंड वी स्टोर दैट नंबर इन एन वेरिएबल। तो हमने यहां पे लिखा n इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। ओके ओके स्टूडेंट्स, नंबर इनपुट हो गया है। अब हमें चेक करना है कि यह नंबर इवन नंबर है या यह नंबर ऑड नंबर है। तो चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा? चेक करने के लिए हम n को 2 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर को चेक करेंगे। n को 2 से डिवाइड करेंगे और चेक करेंगे कि रिमाइंडर 0 है या नहीं। तो अगर आपको डिविजिबिलिटी चेक करनी होती है, इफ यू वांट टू चेक द डिविजिबिलिटी, if you want to check the divisibility, right, then you need to use modulo operator। और मॉडुलो ऑपरेटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं परसेंटेज के सिंबल से, राइट। तो यही हमें चेक करना है कि अगर हमने n को 2 से डिवाइड किया और रिमाइंडर किसके इक्वल आ रहा है? 0 के इक्वल आ रहा है, तो नंबर क्या होगा? इवन होगा। और अगर ऐसा नहीं है तो नंबर क्या होगा? ऑड होगा। अगर ऐसा नहीं है तो नंबर ऑड होगा, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे। तो हमने यहां पर इफ यूज किया, इफ के साथ हमने कंडीशन दी, इफ n मॉडुलो 2 इक्वालिटी 0, n को 2 से डिवाइड किया और चेक किया कि अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो हम यहां पर एक मैसेज देंगे बाय यूजिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नंबर इज इवन। और अगर ऐसा नहीं है, ये कंडीशन ट्रू होती है, तो मैसेज आएगा नंबर इज इवन। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो इसके इल्स पार्ट में आएंगे और फिर हम यहां पर मैसेज देंगे बाय यूजिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नंबर इज ऑड। ओके, if n modulo 2 equality 0, then print number is even, and if this condition is false, then print number is odd। तो इस प्रकार से हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। अब हम मेन मेथड को क्लोज कर रहे हैं और क्लास को क्लोज कर रहे हैं। और क्लास को क्लोज कर रहे हैं। तो आई होप आप सभी को ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। अब मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करके रन करूंगा।
तो हमने यहां पर लिखा जावासी P4 डॉट जावा, जावासी P4 डॉट जावा. So now program is compiled. Now program is compiled. अब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे. तो हमने यहां पे लिखा जावा P4. तो यहां पर एक मैसेज आया इंटर अ नंबर. यहां पर एक मैसेज आया इंटर अ नंबर. अब हमने यहां पर नंबर इनपुट किया 4. तो 4 कैसा नंबर है? 4 कैसा नंबर है? 4 इवन नंबर है, बिकॉज 4 इज डिविजिबल बाई 2. तो देखिए क्या मैसेज आया है, नंबर इज इवन, नंबर इज इवन. राइट. अब एक बार इस प्रोग्राम को और रन करेंगे. मैसेज आया इंटर ए नंबर. मैंने इनपुट किया 5, मैंने इनपुट किया 5, मैंने इनपुट किया 5. तो मैसेज आया नंबर इज ऑड. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वे यू कैन यूज इफ इल्स स्टेटमेंट. इन दिस वे यू कैन यूज इफ इल्स स्टेटमेंट. ओके. अब देखिए, अब मैं आपको बताने वाला हूं अबाउट लैडर इफ इल्स. अब मैं आपको बताने वाला हूं अबाउट लैडर इफ इल्स. तो देखिए लैडर इफ इल्स क्या होता है और कब यूज करते हैं, कब यूज करते हैं लैडर इफ इल्स को. तो इफ यू हैव मैनी कंडीशन, इफ यू हैव मैनी कंडीशन, आपके पास कई कंडीशंस हैं, आपके पास कई कंडीशंस हैं, एंड यू वांट टू एग्जीक्यूट कोड बेस्ड ऑन दोज कंडीशन, एंड यू वांट टू एग्जीक्यूट कोड बेस्ड ऑन दोज कंडीशन, देन यू कैन यूज द लैडर इफ इल्स. तो आप लैडर इफ इल्स को यूज कर सकते हैं. राइट. तो इस बात को मैं लिख के बता देता हूं कि इफ यू हैव मैनी कंडीशंस एंड यू वांट टू एग्जीक्यूट कोड बेस्ड ऑन दोज कंडीशंस, based on those conditions, then you can use ladder if else, then you can use ladder if else. आपके पास कई कंडीशंस हैं और उन कंडीशन के बेस पर आप कोड को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो आप लैडर इफ एल्स का यूज कर सकते हैं. अब इसका आप सिंटैक्स देखिए. सिंटैक्स ऑफ लैडर इफ एल्स, सिंटैक्स ऑफ लैडर इफ एल्स. तो कैसे यूज करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे इफ, पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन 1. इफ हमने लिखा और पैरेंथेसिस के अंदर हमने पास किया कंडीशन 1. तो इफ कंडीशन 1 इज ट्रू, इफ कंडीशन 1 इज ट्रू, देन कोड 1 विल एग्जीक्यूटेड. इफ कंडीशन 1 इज ट्रू, देन कोड 1 विल एग्जीक्यूटेड. तो कोड 1 एग्जीक्यूट होगा. ओके. अब हमें एक और कंडीशन देनी है, तो यहां पर हम लिखेंगे इल्स इफ. यहां पर हम लिखेंगे इल्स इफ कंडीशन 2 is true, then code 2 will executed, then code 2 will executed. Right. And otherwise code 3 will executed.
तो मैंने आपको ये सिंटैक्स बताया, लैडर इफ एल्स का हमने सिंटैक्स बताया कि इफ कंडीशन 1 इज ट्रू देन कोड 1 विल एग्जीक्यूटेड, इफ कंडीशन 2 इज ट्रू then code 2 will executed, and if both conditions are false then code 3 will executed. If both conditions are false then code 3 will executed. ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। देखिए, अगर कंडीशन 1 ट्रू है तो कोड 1 एग्जीक्यूट होगा, फिर कंडीशन 2 नहीं चेक की जाएगी, और ना ही एल्स का कोड 3 एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब अगर कंडीशन 1 फॉल्स है तो कंडीशन 2 चेक की जाएगी। अब अगर कंडीशन 1 फॉल्स है और कंडीशन 2 ट्रू है तो कोड 2 एग्जीक्यूट होगा, और अगर कंडीशन 1 फॉल्स है और कंडीशन 2 भी फॉल्स है तो एल्स ब्लॉक का कोड 3 एग्जीक्यूट होगा। सो दिस इज द सिंटैक्स ऑफ लैडर इफ एल्स। अब हम आपको लैडर इफ एल्स का यूज करके एक प्रोग्राम बताते हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम का सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव बताएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव बताएंगे। राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर इन 3 अनइक्वल नंबर्स। Write a program to find greatest number in 3 unequal numbers. इस प्रोग्राम में हम 3 नंबर्स इनपुट कराएंगे। और उन 3 नंबर्स में हम ग्रेटेस्ट नंबर को फाइंड आउट करेंगे। अब इसका लॉजिक क्या होगा? मान लिया आपके पास 3 नंबर्स हैं, पहला a वेरिएबल में है, दूसरा नंबर b वेरिएबल में है, तीसरा नंबर c वेरिएबल में है। अब इन तीनों में आपको ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, तो सबसे पहले a के लिए चेक करेंगे। सबसे पहले किसके लिए चेक करेंगे? a के लिए, कि क्या a ग्रेटेस्ट है। तो a ग्रेटेस्ट कब होगा? जब a b से बड़ा हो और a c से बड़ा हो। तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा? a होगा। a ग्रेटेस्ट कब होगा? जब a b से बड़ा हो और a c से बड़ा हो। तो ग्रेटेस्ट नंबर a होगा। अब b के लिए चेक करेंगे। b ग्रेटेस्ट कब होगा? जब b a से बड़ा हो और b c से बड़ा हो। तो ग्रेटेस्ट नंबर b होगा, राइट। अब अगर ना तो a बड़ा है ना b बड़ा है, तो c के लिए चेक करने की जरूरत नहीं है। तो c जो है वो ऑटोमेटिकली ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। सो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दिस प्रोग्राम। दिस इज द लॉजिक
बिहाइंड दिस प्रोग्राम। तो आइए इस प्रोग्राम को हम लोग डेवलप करते हैं। तो यह प्रोग्राम नंबर होगा P5। तो हमने यहां पर लिखा नोटपैड P5.java, P5.java। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले प्रोग्राम का पर्पज लिखेंगे, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर इन 3 अनइक्वल नंबर्स। Write a program to find greatest number in 3 unequal numbers। ठीक है, अब इस प्रोग्राम में हमें यूजर से इनपुट लेना है। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे java.util.scanner। हमने यहां पर इंपोर्ट किया java.util.scanner। ठीक है, अब हम यहां पर क्लास बनाएंगे, क्लास विद क्लास नेम P5। ओके, क्लास विद क्लास नेम P5। अब हम यहां पर मेन मेथड बनाएंगे बाय यूजिंग पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। और मेन मेथड में हम स्ट्रिंग टाइप की अरे पास करेंगे। मेन मेथड में हम स्ट्रिंग टाइप की अरे पास करेंगे। ठीक है, तो हमने क्लास बना दिया और मेन मेथड हमने स्पेसिफाई कर दिया। अब हमें यहां पर 3 वेरिएबल्स लेने हैं जिनमें हम 3 नंबर्स स्टोर करेंगे, तो हमने यहां पर लिखा इंट टाइप के हमने 3 वेरिएबल लिए, a, b, c। ये 3 वेरिएबल्स हमने लिए, a, b और c। अब चूंकि इस प्रोग्राम में हमें यूजर से इनपुट लेना है, तो हम यहां पर स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो हमने यहां पर स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर, और ब्रैकेट में हमने पास किया system.in। ठीक है, ओके। अब हम यूजर से 3 नंबर्स इनपुट कराएंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे system.out.println, ब्रैकेट में डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे इंटर 3 नंबर्स। सो नाउ यूजर विल इनपुट 3 नंबर्स। वी स्टोर फर्स्ट नंबर इन ए वेरिएबल। तो हमने यहां पर लिखा a इक्वल टू sc.nextInt। सेकेंड नंबर हम स्टोर करेंगे b वेरिएबल में, तो b इक्वल टू sc.nextInt। थर्ड नंबर हम स्टोर करेंगे c वेरिएबल में, तो c इक्वल टू sc.nextInt। ओके, तो तीनों नंबर्स हमने इनपुट करा लिए और उनको हमने a वेरिएबल में, b वेरिएबल में और c वेरिएबल में स्टोर किया। अब इन तीनों नंबर्स में हमें ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम a के लिए चेक करेंगे कि क्या a ग्रेटेस्ट नंबर है। तो उसके लिए हम इफ के साथ कंडीशन देंगे, इफ a ग्रेटर देन b एंड के लिए हम यहां पर लॉजिकल एंड ऑपरेटर लगाएंगे। तो लॉजिकल एंड ऑपरेटर के लिए हमने डबल एम्परसेंड यूज किया। ओके, ये क्या है?
ये लॉजिकल एंड ऑपरेटर है, ये लॉजिकल एंड ऑपरेटर है। यह एंड ऑपरेटर कंडीशन को कंबाइन करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, तो ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी, ए बी से बड़ा है और ए सी से बड़ा है, तो फिर इफ ब्लॉक में हमने एक मैसेज दिया बाय यूजिंग system डॉट आउट डॉट println ग्रेटेस्ट नंबर इक्वल टू प्लस ए, तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा? ए होगा। अब हम बी के लिए चेक करेंगे कि क्या बी ग्रेटेस्ट नंबर है, तो यहां पर हम लिखेंगे इल्स इफ, बी के लिए चेक करेंगे, बी अगर बी ए से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, बी इज ग्रेटर देन ए एंड बी इज ग्रेटर देन सी, बी ए से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा? बी होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे system डॉट आउट डॉट println ग्रेटेस्ट नंबर इक्वल टू प्लस बी। ग्रेटेस्ट नंबर इक्वल टू प्लस बी। ओके, अब अगर ना तो ए बड़ा है और ना ही बी बड़ा है, तो फिर ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा? सी होगा। तो फिर ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा? सी होगा। तो सी के लिए कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है, सी के लिए कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है। लास्ट में हम यूज कर लेंगे इल्स, लास्ट में हम यूज कर लेंगे इल्स और यहां पर मैसेज देंगे system डॉट आउट डॉट println ग्रेटेस्ट नंबर इक्वल टू प्लस सी। राइट, तो यह एक प्रोग्राम था जिसमें हमें 3 नंबर्स में से ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना था, और इस प्रोग्राम में के लॉजिक में हमने लैडर इफ एल्स का यूज किया है। अब आइए इस प्रोग्राम को कंपाइल करके रन करते हैं। तो हमने यहां पे लिखा javac p5 डॉट जावा, प्रोग्राम इज कंपाइल्ड नाउ, नाउ वी रन दिस प्रोग्राम java p5। तो यहां पर मैसेज आया इंटर 3 नंबर्स, तो मैंने 3 नंबर्स इनपुट किए 100, 200 एंड 50। सो इट डिस्प्ले ग्रेटेस्ट नंबर इक्वल टू 200। सो गाइज, in this way we can use the ladder if else. Now what we need to do, अब हम एक प्रोग्राम एक कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे स्विच स्टेटमेंट का। डिसीजन कंट्रोल्स में एक स्विच स्टेटमेंट भी होता है, डिसीजन कंट्रोल में एक स्विच स्टेटमेंट भी होता है। ओके, तो आइए स्विच के बारे में जानते हैं। तो देखिए स्विच क्या होता है। स्विच, तो स्विच इज अ कीवर्ड, स्विच इज अ कीवर्ड which works as case control. स्विच इज अ कीवर्ड, स्विच एक कीवर्ड है which works as केस कंट्रोल, जो कैसे काम करता है? केस कंट्रोल की तरह काम करता है। ठीक है, स्विच इज अ कीवर्ड which works as केस कंट्रोल, इसको केस कंट्रोल भी कहा जाता है, एंड इट इज यूज्ड टू मेक अ
मेन्यू बेस्ड प्रोग्राम। तो स्विच एक कीवर्ड है, स्विच एक कीवर्ड है जो केस कंट्रोल की तरह काम करता है, और इसका यूज हम मेन्यू बेस्ड प्रोग्राम बनाने में करते हैं। अब यहां पर मेन्यू बेस्ड प्रोग्राम का मतलब क्या है? मेन्यू बेस्ड प्रोग्राम का मतलब है कि आपके पास कई ऑप्शन हैं, लेकिन आप एक बार में एक ही ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। आप एक बार में एक ही ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? और जो ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे उसके करस्पॉन्डिंग केस एग्जीक्यूट हो जाएगा। देखिए, मेनू भी मैं यहां पर क्लियर करना चाहूंगा कि मेन्यू, किस मेन्यू की हम बात कर रहे हैं। तो यहां पर हम उस मेन्यू की बात कर रहे हैं जहां पर आपके पास कई ऑप्शन हो, बट आप एक बार में एक ही ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकें। मैं उस मेन्यू की बात कर रहा हूं। देखिए, जैसे कि आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहां पर आपको एक मेन्यू कार्ड मिलता है। मान लिया आप किसी रेस्टोरेंट में गए और वहां पर उस रेस्टोरेंट में के मेन्यू में डोसा है, पिज्जा है, बर्गर है और मोमोज है। राइट? आप एक रेस्टोरेंट में गए जहां पर रेस्टोरेंट के मेनू में डोसा है, पिज्जा है, बर्गर है, मोमोज है। अब यहां रेस्टोरेंट के मेनू में आप कई ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि हम डोसा लेंगे और बर्गर लेंगे, आपने दो ऑप्शन सेलेक्ट किए। राइट? तो यहां पर इस मेनू की बात नहीं की जा रही है, यहां पर इस मेनू की बात नहीं की जा रही है। ओके? यहां पर इस मेनू की बात की जा रही है कि मान लिया आपके पास दो ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन है मेल का, एक है फीमेल का। मान लिया आपसे कहा गया कि सेलेक्ट योर जेंडर, राइट? और दो ऑप्शन दिए गए, मेल का ऑप्शन और फीमेल का ऑप्शन। तो आइदर यू सेलेक्ट मेल, आइदर यू सेलेक्ट मेल ऑप्शन। अगर आप मेल हैं तो मेल सेलेक्ट करेंगे, और अगर आप फीमेल हैं तो आप फीमेल सेलेक्ट करेंगे। बट एट ए टाइम यू कैन सेलेक्ट ओनली वन ऑप्शन। लेकिन आप एक बार में एक ही ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, आइदर यू सेलेक्ट मेल और यू सेलेक्ट फीमेल। तो यहां पर स्विच में कुछ इसी तरीके के मेन्यू की बात की जा रही है कि यू हैव मैनी ऑप्शंस बट एट ए टाइम यू कैन सेलेक्ट ओनली वन ऑप्शन। ओके? तो स्विच इज अ कीवर्ड which works as case control and it is used to make a menu based program. अब मैं आपको बताना चाहूंगा सिंटैक्स ऑफ स्विच, कि स्विच का सिंटैक्स क्या है, कि स्विच का सिंटैक्स क्या है। सिंटैक्स ऑफ स्विच, सिंटैक्स ऑफ स्विच। तो स्विच कैसे यूज करते हैं? हम लिखते हैं स्विच, और स्विच के अंदर हम एक्सप्रेशन पास करते हैं। स्विच के अंदर हम एक्सप्रेशन पास करते हैं। ध्यान रहे, स्विच के अंदर जो आप एक्सप्रेशन पास करेंगे उसमें एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होगी वो या तो इंट होनी चाहिए, या कैर होनी चाहिए, या स्ट्रिंग होनी चाहिए। जो स्विच के अंदर आप एक्सप्रेशन पास कर रहे हैं उसकी वैल्यू या तो इंट होनी चाहिए, या कैर होनी चाहिए, या स्ट्रिंग होनी चाहिए। ओके? तो मान लिया
स्विच के अंदर जो एक्सप्रेशन पास किया गया है उसकी वैल्यू इंट टाइप की है। तो यहां पर हम केस बनाएंगे, केस 1 कॉलन, देन वी राइट द कोड 1, देन वी यूज द ब्रेक। अब देखिए यहां पर स्विच एक कीवर्ड है, जो कीवर्ड से मैं उनको हाईलाइट कर दे रहा हूं। केस क्या है? एक कीवर्ड है। ब्रेक क्या है? एक कीवर्ड है। क्लियर? स्विच एक कीवर्ड है, केस एक कीवर्ड है और ब्रेक एक कीवर्ड है। तो अगर एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 है तो केस 1 का कोड 1 एग्जीक्यूट होगा, फिर कंट्रोल स्विच के बाहर आ जाएगा, फिर कंट्रोल स्विच के बाहर आ जाएगा, राइट? अब अगर एक्सप्रेशन की वैल्यू 2 है तो केस 2 का कोड 2 एग्जीक्यूट होगा और फिर कंट्रोल स्विच के बाहर आ जाएगा। ऐसे ही आप मल्टीपल केसेज बना सकते हैं, राइट? और लास्ट में आप डिफॉल्ट केस बना सकते हैं। यहां पर डिफॉल्ट भी एक कीवर्ड है, यहां पर डिफॉल्ट भी एक कीवर्ड है। और डिफॉल्ट केस कब एग्जीक्यूट होगा? जब एक्सप्रेशन की वैल्यू से कोई भी केस मैच नहीं होगा तो फिर डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट होगा, ओके? तो अगर एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 है तो केस 1 का कोड 1 एग्जीक्यूट होगा। अगर एक्सप्रेशन की वैल्यू 2 है तो केस 2 का कोड 2 एग्जीक्यूट होगा। और अगर एक्सप्रेशन की वैल्यू से कोई भी केस मैच नहीं कर रहा है तो फिर डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वे यू कैन यूज द स्विच, ओके? मैंने आपको स्विच के बारे में बताया और स्विच के सिंटैक्स के बारे में बताया, ओके? अब हम आज के सेशन में इतना ही रखेंगे और डिसीजन कंट्रोल्स के और एग्जाम्पल हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। तो आज के सेशन में हम लोगों ने क्या चीजें सीखी? तो आज के सेशन में हमने सीखा कि डिसीजन कंट्रोल्स क्या होते हैं, डिसीजन कंट्रोल्स क्या है जावा में, इफ और इफ इल्स में क्या डिफरेंस है, स्विच स्टेटमेंट का क्या यूज है, राइट? और हमने सीखा कि लैडर इफ इल्स और स्विच स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है। अब इस लेक्चर से रिलेटेड जो इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं उनको मैं बताना चाहूंगा। ये इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं कि व्हाट इज डिसीजन कंट्रोल्स इन जावा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इफ एंड इफ इल्स स्टेटमेंट। ये क्वेश्चंस आप बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, because these are the important question related to this lecture. And what is the difference between ladder if else and switch statement? What is the purpose of decision control? And which type of expression we can pass in switch statement? So ये 5 interview questions हैं related to the decision control. तो आप इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लीजिएगा, राइट? एंड दिस इज माय कॉन्टेक्ट डिटेल्स। इफ यू गेट एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू द जावा, देन यू कैन कॉल मी ऑन दिस नंबर, यू कैन व्हाट्सएप मी और यू कैन ईमेल मी। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद सम न्यू कॉन्सेप्ट
with some new program with full energy. ओके, तो आज जो भी चीजें आपको बताई गई हैं, सिखाई गई हैं, उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, प्रोग्राम बना लीजिएगा, इंटरव्यू के क्वेश्चन प्रिपेयर कर लीजिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी. So thank you very much for attending the today's session. Thanks to all of you and happy learning with SAPPRO.